ना कुछ बोलने के लिए चाहिए, तो इसका मतलब तो ये है कि बीजेपी हार गई। जमीन उनकी खिसक गई, उनको पता लग गया कि जनता ने उनका वास्तविक चेहरा पहचान लिया। अखाड़ा में अब बात बंगाल में चल रहे 7वें चरण के चुनाव की, जहां कोरोना के इस विकराल संकट के बीच पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5 जिलों की 34 विधानसभा सीटों पर अभी तक वोटिंग जमकर हो रही है। सुबह 11 बजे तक 38% मतदान हुआ है। 1 बजे के नंबर्स तो 50 के आंकड़े छू रहे हैं, ऐसा अनुमान है। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें कोलकाता, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्धमान शामिल है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इस चरण में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर और समसरगंज जो सीटें हैं, इन पर एक प्रत्याशी की कोरोना की वजह से मृत्यु होने की वजह से वहां अब 16 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान के दौरान कोरोना नियमों की सख्ती से पालन कराने की भी चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। भवानीपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अमित सिंह और मालदा से चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। अमित, भवानीपुर जो है वो पूर्व क्षेत्र है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिन्होंने इस सीट को छोड़कर फिर अब नंदीग्राम की बात थामी और वहां अब अरूप विश्वास तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। लेकिन आप जहां पर हैं वो लग रहा है कि एक वोटिंग बूथ है। क्या वहां पर मतदान ठीक से हो रहा है और क्या कोरोना के अंदर जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आनंद। सबसे पहले तो बता दूँ, जिस तरीके से हमने देखा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फेज में कोविड प्रोटोकॉल को उतना बेहतरीन तरीके से पालन नहीं हो रहा था, लेकिन ये वाला फेज जो है 7वां चरण, यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से पालन किया गया है। और भवानीपुर जो है ममता बनर्जी का परंपरागत विधानसभा सीट रहा है, यहीं से वो जीतती रही है, लेकिन इस बार जो है वो नंदीग्राम गई शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूँ। देखिए, ये जो कोलकाता पुलिस के जवान हैं, ये लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, किस और सबसे अच्छी बात थी कि जितने भी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं वो सभी मास्क लगा के निकले हैं। इससे पहले के चरणों में हमने देखा था कि चुनाव आयोग को मास्क बांटने पड़ रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं था, लोग अपने घरों से मास्क लगा के निकले थे। हालांकि जो ये भवानीपुर सीट है, ये सीट जो है ये काफी वीवीआईपी इलाका है। ममता बनर्जी यहाँ पर दोपहर 3 बजे के बाद बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगी और अपना वोट कास्ट करेंगे। अभिषेक बंदोपाध्याय, अभिषेक बनर्जी ने यहीं पर वोट कास्ट किया। वो तकरीबन 7:45 बजे के आसपास आ गए थे और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने दावा भी किया कि 2 मई को जो नतीजे आएंगे तो उनकी सरकार बन रही है 2/3 मेजोरिटी से। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि उनका जो मैजिक आंकड़ा है, मैजिक नंबर है, वो ऑलरेडी वो लोग छू चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके से महिला बढ़ चढ़ के वोट की पिछले 6 चरणों में, ठीक इस बार भी उसी तरीके से महिला जो है वो वोट कर रही है। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि अंदर जो है महिलाएं ही आपको दिखेंगी। महिला सुबह में भी आपको दिखेगी, दोपहर के वक्त भी दिखेगी, शाम को भी दिखेगी। तो महिलाएं जो है चुनाव में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, काफी बढ़ चढ़कर वो वोटिंग कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने छठे चरण में 80% मतदान देखा था, तो इस बार भी यही देखने को मिलेगा। उम्मीद यही है कि लोग निष्पक्ष निडर होकर आकर मतदान करें और लेकिन कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो कर फिर मतदान करें। आपकी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा भी सर्वोपरि होनी चाहिए, अहम प्राथमिकता उसको दी जानी चाहिए। इससे पहले कि मैं चंद्रमोहन से बात करूं, आपको एक और अपडेट दे दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर वार किया। अमित सिंह इसी की बात कर रहे थे और दावा किया कि वो अपनी हार देखकर हताश हो गई हैं। चुनाव वो हार चुकी हैं। वो नंदीग्राम से, देखिए, ममता जी के बयानों को अब 2 भागों में विभाजित करिए। एक नंदीग्राम का चुनाव के पहले के और एक नंदीग्राम के चुनाव के बाद। नंदीग्राम के चुनाव के पहले की ममता जी के बयान कुछ और होते थे, नंदीग्राम के बाद के बयान फ्रस्ट्रेशन वाले बयान, क्योंकि उनको पता लग गया नंदीग्राम में हार चुकी हैं और उसके बाद से जितने भी बयान दे रहे हैं सब फ्रस्ट्रेशन वाले बयान हैं और इसलिए उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया, ज़मीन उनकी खिसक गई, उनको पता लग गया कि जनता ने उनका वास्तविक चेहरा पहचान लिया। तो ये कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। अब अगर आप 2016 के आंकड़े देखें तो बीजेपी का इन चरणों में, इन विधानसभा सीटों में करीब सिर्फ 13% था वोट, लेफ्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन 2019 के चुनाव में लेफ्ट के सारे वोट जो हैं बट गए, तृणमूल की तरफ चले गए और काफ़ी सारा जो है वो बीजेपी की तरफ वोट चला गया। चंद्रमोहन, इस वक्त इस बार का रुझान कैसा है? आप कौन से एरिया में है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है?
बिल्कुल, देखिए मालदा जिले के गजोल विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं और सुबह में जब हम यहाँ पहुँचे थे उस समय यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इस स्कूल ग्राउंड में जहाँ पर 7 बूथ है, मेला लगा हुआ है, महिलाएं 100 से ज़्यादा कतार में खड़ी थी, तो पुरुषों की संख्या भी काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी थोड़ा दिन चढ़ा है और ऐसे में थोड़ी संख्या ज़रूर कम हो गई है। और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो भी चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया था उसके तहत यहाँ पर चुनाव कराए जा रहे थे। सुबह से जो लोग भी मास्क पहन कर आ रहे थे उन्हीं की एंट्री दी जाती थी और जिनके पास मास्क नहीं मौजूद था उनको मास्क दिया जा रहा था और साथ ही सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव्स के साथ अंदर जाने की इजाज़त थी। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ गेट से कुछ महिलाएं बाहर निकल रही हैं जो अपने घर की ओर जा रही हैं, ये वोट देकर निकल रही हैं। गजोल विधानसभा पर 1977 से 2006 तक यहाँ पर सीपीआई का कब्जा रहा है और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा कभी कांग्रेस तो कभी यहाँ पर टीएमसी का कब्जा रहा, लेकिन जो टीएमसी से यहाँ पर पिछले बार जीती थी वो इस बार बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो गजोल इलाका है वहाँ पर बढ़ा है और खासकर मालदा इलाके में भी। और सुबह से यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये महिलाएं अभी वोट देने के लिए पहुंची थी और यहाँ से वापस हो रही हैं। सामने एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आरपीएफ के जवान जो सीपीएमएफ के तहत आते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह में जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे थे उनको पहले यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिना मास्क बूथ के अंदर एंट्री नहीं है। और ऐसे में जो लोग मास्क लेकर नहीं पहुंच रहे थे उनको यहाँ पर मास्क दिया जा रहा था, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स देने के बाद फिर उनको अंदर मतदान करने की इजाजत थी। तो चुनाव आयोग की ओर से जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसको इस बार सख्ती से पालन कराने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये भी की जा रही है कि क्योंकि कोरोना नहीं फैले ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और उसके बाद मतदान करें। जी हाँ, इस राज्य में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। करीब 8,900 लोगों की रिकवरी हुई है, लेकिन 15,000 नए केसेस भी आए हैं और 57 लोगों की मृत्यु भी हुई है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर में वोट डाला। आज सुबह तड़के ही डाल के वोट चले गए। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। 2/3 बहुमत इनको मिलने वाला है। Today we are on the 7th phase of the polling and Bengal has already completed polling in about 230 odd seats. And from whatever little I have gathered in my own experience and wisdom, I am extremely confident that Mamata Banerjee is going to come back with 2/3 majority. तो अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को 2/3 बहुमत मिलेगा। अमित, वहीं बीजेपी का कहना है कि नंदीग्राम के बाद तृणमूल कांग्रेस खासकर ममता बनर्जी ने अपना सुर बदल लिया और हम तो 200 का आंकड़ा पहुंच ही चुके हैं, पार कर चुके हैं, मेजॉरिटी में तो आ ही गए हैं, 200 के करीब पहुंच रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आकलन है। लेकिन ये जो 34 सीटें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि या तो ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाएंगी या ये बीजेपी की तरफ जाएंगी। बीच में लेफ्ट, ये जो थर्ड फ्रंट है, ये भी खलल मचा सकता है क्योंकि 2016 में यहां पर लेफ्ट का बोलबाला था, 44% वोट शेयर उनका था। देखिए आनंद, 2016 में 44% वोट बैंक जो जरूर था लेफ्ट का, लेकिन 44% जो वोट बैंक था वो 2019 में डाइवर्ट हो गया था बीजेपी की तरफ। और कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद ये है कि जिस तरीके से टीएमसी से सीधे लड़ाई में बीजेपी है, तो जाहिर तौर पे जो सीपीएम के कैडर है जिस तरीके से वो डाइवर्ट हो गए थे 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ, वो इस बार भी डाइवर्ट होंगे और ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा। जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ था, ये उनके जो बीजेपी के जो बड़े नेता है पश्चिम बंगाल के या दिल्ली में जो बड़े नेता बैठते हैं उनका ये मानना है। लेकिन ये अभी मानना है 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे वो नतीजे में उस नतीजों में सामने आएगा कि आखिरकार किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड ये 34 सीट है, जनता किसे चुनकर आगे भेजे। लेकिन जब हम लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, जो सुबह में ये देखिए अभी फिलहाल ये दोपहर का वक्त है तो लोग यहाँ पर नहीं है, काफी कम तादाद में यहाँ पर लोग हैं क्योंकि दोपहर के वक्त में जो ये कल्चर रहा है बंगाल का कि लोग घरों के अंदर ही रहते हैं और जिस तरीके से कोविड महामारी है उस वजह से लोग उतने निकल भी नहीं रहे हैं। तो ये 3 बजे के बाद फिर से यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो जाएगी। और जब सुबह में मेरी यहाँ पर लोगों से बात हो रही थी तो वो साफ साफ ये कह रहे थे कि विकास के एजेंडे पे वो इस बार वोट कर रहे हैं, हिंसा ना हो। और देखिए सबसे अच्छी बात, इस फेज में हिंसा की कोई खबरें नहीं है यहाँ आनंद। जिस तरीके से हमने बीते 6 चरणों में देखा था कि लगातार हिंसा की खबरें आ रही थी, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जा रहे थे, वैसी खबरें इस बार नहीं आई है। और इसके लिए हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, जो क्यूआर की टीम है,
लोकल पुलिस के साथ लगातार मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग करती हैं, वो उनको वो बधाई के पात्र इक्का दुक्का जगह से आज सुबह भी कुछ आई थी कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के काडर में झड़प हुई थी, लेकिन लार्जली अगर देखा जाए, अगर औसतन देखा जाए, जैसे पिछले बार के चुनाव में हुआ, 2019 में भी हुआ था, या पहले 6 चरणों में आप कह रहे हैं जितना हुआ था वो भी लास्ट टाइम के मुकाबले तो कम है, लेकिन इस बार ये 7वें चरण में पहले 6 चरण के मुकाबले भी हिंसा कम हुई है। लेकिन वोटर टर्नआउट ये कितना क्रिटिकल होगा चंद्रमोहन? मालदा जैसे इलाके में अगर 70-80% वोटिंग होती है तो माथे पर शिकन किसके आएगा, तृणमूल के कि बीजेपी के? बिल्कुल, देखिए अभी तो वोटिंग चल रहा है और शाम में यह पता चल पाएगा कि कितना प्रतिशत मतदान होता है। लेकिन सुबह सुबह लोग यहाँ पर घरों से निकले थे और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मेला लग गया है। और वैसे में सुबह सुबह लोग मतदान करके अपने घर की ओर वापस जा चुके हैं। 1977 से 2006 तक इस इलाके में सीपीआई का होल्ड रहा और उसके बाद वह मीत खत्म हुआ और 2 बार, एक बार यहाँ से टीएमसी जीती है और दूसरी बार कांग्रेस जीती है। लेकिन इस बार जो है, जो लोग भी घर से निकल रहे हैं उनके जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, विकास, और उनको शांति चाहिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि किसके चेहरे पर शिकन हो सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से वोटर टर्नआउट हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होते हुए दिख रहा है और लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है। क्योंकि इस बार सीपीएमएफ की जब तैनाती हुई है तो हिंसा और हंगामा की बात बिल्कुल कम, जो बंगाल हमेशा के लिए जाना जाता था, वो इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। और आज की अगर बात करें 7वें चरण में, तो शायद यह सुबह से अब तक कहीं से भी ये खबरें नहीं आई है कि कहीं हंगामा हुआ हो और कहीं हिंसा हुआ हो। ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसीओ में भिड़ंत की बात सामने आई है और ना ही सीपीआई और टीएमसी के बीच भिड़ंत की बात आई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोग किस ओर जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अमित, एक और सवाल यह है कि महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है पिछले 6 चरणों में और 7वें चरण में भी कैसा रहा है? क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखें तो 49% वोट शेयर जो है वो फीमेल वोटर्स हैं बंगाल में, और उनकी जो वोटर टर्नआउट रही है उसकी वजह से जो है पार्टीज को पता लग जाता है कि किस तरफ रुझान है, और वो बहुत क्रिटिकल साबित होता है। हाँ बिल्कुल, जो वोटर टर्न, सबसे पहले तो अपडेट करा दूं आनंद, मैसेज आ चुका है कि ममता बनर्जी जो है यहाँ पर दोपहर 3 बजे पहुँचेंगी वोट करने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए। दोपहर 3 बजे वो पहुँचेंगी और अभिषेक बंदोपाध्याय यहाँ पर सुबह 7:45 बजे करके चले गए थे। वो ममता बनर्जी 3 बजे पहुँचेंगी। अब जो महिला वोटर है, जिस तरीके से हमने बीते 6 चरणों में देखा और आज सुबह भी देखा कि जो महिलाओं की जो लाइन थी वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। तो इसको बीजेपी हो या टीएमसी हो, टीएमसी का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को लेकर काम किया है, जिस तरीके से लड़कियों को साइकिल उन्होंने दिया है, जो और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से 10,000 रुपए का टैबलेट या मोबाइल फोन खरीद के दिया है, उसी का नतीजा है। तो वहीं बीजेपी का ये मानना है कि ये जो महिला है वो उनको वोट कर रही है, वोट इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए और वो विकास के लिए वोट कर रही है। तो दोनों पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि जो महिला वोटर हैं वो उनके साथ हैं, उनको वोट कर रही है। लेकिन आखिरकार जब हम महिलाओं से बातचीत करते हैं कि वो उनका एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या है, तो महिलाओं का साफ साफ ये कहना है कि वो विकास को लेकर वोट कर रही है। जिसने भी विकास किया है, वोटर का एजेंडा वोटर खुद अपने मन में रखे और जाकर मतदान करे, ये जरूरी है। 55% मतदान हो चुका है 1 बजे तक, यानी कि भारी मात्रा में वोटिंग हो रही है, वो जरूरी है। निडर होकर, बेखौफ होकर जाइए, मतदान कीजिए। लेकिन हाँ, घर से बाहर निकलें तो डबल मास्किंग कीजिए, या मास्क लगाइए और अपने मुंह पर शील्ड लगाइए और फिर जाकर वोटिंग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए अगर आप बंगाल के इन 34 सीटों में जाकर मतदान करने वाले हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अमित और चंद्रमोहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहिए आप भी और आपके वीजेस भी। वहीं दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है कि राज्य सरकार के 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर वो दे चुकी है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील भी की है कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है।
हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। वहीं दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंटर में इंतजाम देखने पहुंचे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने सभी सुविधाओं की पड़ताल की और सेंटर में किसी तरह की परेशानी ना हो इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। 500 बेड के इस अस्पताल में ऑक्सीजन समेत इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें और मरीजों को परेशानी ना हो इसके लिए सुविधाएं भी रखी गई हैं। साथ ही मरीजों को तनाव से मुक्त करने के लिए उनकी काउंसलिंग की सुविधा भी मौजूद है। राधा स्वामी सत्संग व्यास और भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली को एक और बड़ी सेंटर मिला है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर छतरपुर, जो यहाँ पर आज से शुरू किया गया है। यहाँ पर 500 बेड का कोविड केयर सेंटर अभी फिलहाल शुरू किया गया है। 200 बेड आईसीयू के भी लगाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर सीधे आने पर दाखिला नहीं मिल रहा है। लोगों को यहाँ पर आकर पहले लोगों का कहा गया है कि पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन जो होगा वो उनके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अधिकारी होंगे वो उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर आकर के एडमिशन ले पाएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और जिनको भेजा जाएगा वही लोग यहाँ पर आकर के पहुँचेंगे। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो सीधा वॉक इन करके आ रहे हैं, लेकिन वॉक इन में किसी को सीधा दाखिला नहीं मिल रहा। इसलिए लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कोविड केयर सेंटर है और इसमें कहा गया है कि सीधे आने पर दाखिला नहीं मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट के सर्विलेंस अधिकारी हैं उन्हीं से आपको पहले लिखवाना पड़ेगा, वो यहाँ पर रेफर करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर लोगों को दाखिला मिलेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो फैसिलिटी है बहुत कारगर, बहुत समय पर आई है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, आज ये शुरुआत हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि आगे जो ऑक्सीजन बेड है या जो दूसरे बेड है उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल है, क्योंकि लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत आनंद यहाँ पर ये आ रही है कि जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम में एक सेंटर बनाया गया था और उसका एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ था, तो कई जो कोविड पेशेंट है और उनके तीमारदारों की जो काफी भीड़ थी वो कॉमनवेल्थ गेम के सेंटर के बाहर लगना शुरू हो गई थी और वहां पे एक पैनिक जैसी स्थिति हो गई थी। आज यहाँ पर पहला दिन था और ये सेंटर जैसे ही शुरू हुआ और लोगों को जैसे ही हेल्पलाइन नंबर या मीडिया के जरिए पता चला, तमाम तीमारदार जो हैं वो वहां पर पहुंच गए कि उन्हें वहां पर एडमिशन मिल जाए, उन्हें वहां पर बेड मिल जाए। तो ये दिक्कतें काफी आ रही हैं। जो जिन्हें इंचार्ज बनाया गया है कोविड का देखरेख करने के लिए, ये पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए, जो प्रशासन है उसके लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं कि जो भीड़ मैनेजमेंट है उसको कैसे काबू में किया जाए और हर आदमी को जो बेड है वो किस तरह से मिल पाए। तो इसका कोई तरीका है, इसका कोई करेक्ट तरीका है कि लोगों को क्या करना चाहिए? दिल्ली सरकार ने क्या कहा है? क्या किसी ऐप के जरिए उनको रजिस्टर करने की जरूरत है या किसी नंबर पर कॉल कर फिर इसका एक तरीका है? क्या इसको उन्होंने सबके सामने आगे जग जाहिर किया है? क्या वहां पर एंट्री पर ये जो इंस्ट्रक्शंस है वहां ठीक से बताए गए हैं?
जी देखिए, बिल्कुल इसके लिए रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया की गई है कि रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन पर जिसका नंबर आएगा उससे बेड मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर हेल्पलाइन नंबर पे कई लोगों ने फोन करना शुरू कर दिए हैं, ये एक दिक्कत कई जो नोडल ऑफिसर है उनको आ रही है, क्योंकि इतने ज्यादा फोन आ रहे हैं कि न वो हर फोन अटेंड कर सकते हैं और हर लोग जो है वो इस तरह के जो भी सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं कि शायद उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा या किसी अस्पताल में बेड मिल सकता है। तो ये समस्या से किस तरह से सरकार हल निकालेगी, ये भी काफी गौर करने वाली बात है। जी आनंद, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरोना काल में चुनाव कराने पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर आने के लिए चुनाव आयोग को अकेले जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को मर्डर के केस में जेल भेजना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब रैलियां हो रही थी तो क्या चुनाव आयोग किसी दूसरे ग्रह पर था? विक्रांत जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। विक्रांत, बहुत सख्त टिप्पणी की गई है, लेकिन ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन दोनों में फर्क है। विक्रांत से बात करने की कोशिश करेंगे। वहां कोर्ट का सीधा यह कहना है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार के वक्त कोविड गाइडलाइंस को बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया गया था, चुनाव आयोग क्या कर रहा था, और अब उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि आप एक ब्लूप्रिंट दीजिए कि 2 मई को आप किस तरह से काउंटिंग कराएंगे। क्या पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा? अगर नहीं होता तो हम चुनाव को जो काउंटिंग डे है उसको भी हम स्थगित करा देंगे, उसको हम डिले करा देंगे अगर आपका ब्लूप्रिंट ठीक नहीं हुआ तो। विक्रांत जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। विक्रांत, बहुत सख्त टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर अलग है। देखिए बिल्कुल आनंद, ये कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं बन पाता और कोर्ट की जो नाराजगी है वो ऑब्जर्वेशन के रूप में सामने आती है। तो कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस है उसको भी उसी सख्ती से लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके के अपने विचार रखे हैं, हालांकि कई बार वो कोर्ट के आदेश का हिस्सा नहीं बन पाता, लेकिन कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से कोर्ट की मंशा का पता चलता है कि अदालत क्या कहना चाहती है। इसी कारण कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में सख्त टिप्पणियां की और ये कहा कि अगर इस तरीके का व्यवहार तो जो 2 तारीख को काउंटिंग होती है, अगर उसमें प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट उसको रुकवाने पर विचार कर सकता है। और जितनी नाराजगी कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में सामने रखी है वो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी वो है कि वो उससे एक बड़ा सबक ले। और कोर्ट ने साफ दिखा दिया है कि जिस तरीके का व्यवहार रहा था चुनाव आयोग का और जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई नहीं की है उसको लेकर के कोर्ट काफी नाराज है। विक्रांत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोर्ट का साफ कहना है कि ब्लूप्रिंट दीजिए, अगर 2 मई को काउंटिंग के दिन आप पूरे कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उस पर भी टिप्पणी करेंगे, उस पर भी हम ऑर्डर पास करेंगे, शायद काउंटिंग ही डिले करा देंगे। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के हालात बिगड़ने के साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन भी लगातार मरीजों की मदद में जुटा है। इस मुश्किल दौर में रिलायंस फाउंडेशन महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर कोरोना मरीजों की लगातार मदद कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में 875 बेड का इंतजाम किया है। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में 650 बेड वाला जो कोविड अस्पताल है वो चला रहा है। इसके साथ रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 नए ICU बेड भी बनाए हैं। साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद ट्राइडेंट होटल में भी 100 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में भी कोरोना के मरीजों के लिए 125 बेड हैं, जिसमें 45 ICU बेड हैं। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक इन सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। वहीं महामारी से मचे हाहाकार के बीच अस्पताल में इलाज करवा रहे लोग परेशान हैं, निराश हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी MP में बीमार लोगों में हौसला भरने वाली खबर आई है। देवास में रहने वाली 62 साल की एक महिला ने अपने जज्बे और पॉजिटिव सोच के लिए से कोरोना को मात दी। महिला को हालात बिगड़ने पर ICU में भर्ती करवाया गया था और उनके फेफड़ों में 95% इन्फेक्शन होने के बाद डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन परिवार के लोग महिला को घर ले गए और सकारात्मक सोच से उनका हौसला बढ़ाते रहे। परिवार के लोगों ने इस बीच उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा था और उसके बाद वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। महिला के कोरोना को मात देने के जज्बे की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर सराहना की है। वहीं मुंबई में कोरोना से जंग के बीच सलमान खान एक बार फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। सलमान खान ने अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन की तरफ से लोगों को खाने के पैकेट बांटे हैं। मुंबई में इन दिनों लॉकडाउन जारी है, इससे कई लोगों को सामने खाने पीने का संकट भी है। ऐसे में सलमान खान ने परेशान और लाचार लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। के जरिए
हर लोग जितने भी हमारे फ्रंटलाइन फोर्स है उनको हमें फील्ड पे जाके उनसे मिलना है और एक दिस इज आवर वे टू शो देम आवर रिस्पेक्ट। और हमने जो मुहिम चालू की है आज इसको 7वां दिन हो रहा है और हमने इसमें आज जैसे संडे है तो आज के पैकेट में पाव भाजी, पैकेट ऑफ बिस्किट्स, एक बोतल पानी और चाय, ये आज हम लोग 5000 लोगों को हम तक पहुंचेंगे। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे एनकेएस अस्पताल के लिए गुलाबी बाग पुलिस मसीहा बनकर सामने आया। मरीजों की परेशानी और अस्पताल की समस्या को दूर करने के लिए गुलाबी बाग पुलिस ने अस्पताल को 40 ऑक्सीजन सिलेंडर और 4 बड़े सिलेंडर उपलब्ध करवाए। वहीं केंद्र सरकार अपनी तमाम कोशिशों में संकट से जूझने में जुटी हुई है। जब देश भर में इस तरह की कई सारे इस आपदा का इफेक्ट हम सबको दिख रहा है, सरकार की मदद के लिए अब गुजरात के वापी में 5 कंपनियां आगे आई हैं। खास बात यह है कि ये कंपनियां पहले ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करती थी, बल्कि इनका नाइट्रोजन प्लांट है, जिसे बंद करके इन कंपनियों ने थोड़े से बदलाव के साथ अब ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है। इन 5 कंपनियों में से एक यूपीएल गुजरात के 3 और एमपी के 1 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएट बनाना, ऑर्डर करना मुश्किल होता है। वो टाइम पे एग्जिस्टिंग प्लांट जो अभी यूपीएल में चलता था प्रोडक्शन के लिए, उसको बंद करके उसको नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करके पूरा प्लांट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है और 3-4 दिन में वो प्लांट उधर चालू हो जाएगा। वापी में जो दूसरा डीडिंग इंडस्ट्रीज है वो लोग भी इसमें ट्राई कर रहे हैं और मोस्टली बहुत सा कंपनी इसमें आगे आएगा। इसमें आरती इंडस्ट्रीज, मोदीसन, एसआई इंडस्ट्रीज ने ये इनोवेशन करने का हमारे से बात भी किया है। वहीं केरल के कोल्लम की रहने वाली एक महिला सुबैदा देवी ने कोरोना से इस लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। चाय बेचने का काम करने वाली सुबैदा ने अपनी कमाई के 5,501 रुपए राज्य सरकार के वैक्सीन अभियान के लिए दान किए हैं, जिससे कोरोना से जंग लड़ने में मदद हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कुछ बकरियों को बेचकर सरकार की मदद की और बचे पैसों से वो रमज़ान के मौके पर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएंगी। इससे पहले पिछले साल सुबैदा बीवी ने अपनी बकरियों को बेचकर मुख्यमंत्री आपदा कोष में दान किया था। सुबैदा देवी के जज्बे को सलाम। ऐसे लोग और चाहिए हमारे देश में। एमपी में बेड की कमी से निपटने के लिए सरकार ने सेना की मदद ली, जिसके बाद सरकार की अपील पर सेना ने भोपाल में 2 दिन में 150 बेड वाला अस्पताल तैयार कर दिया। इस अस्पताल में इलाज से जुड़ी सारी सेवाएं भी मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी वहां पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ भोपाल कलेक्टर भी मौजूद थे। कोरोना से लड़ाई में अस्पताल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल को निभाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ रहा है। भोपाल राजधानी में 1824 केस बीते 24 घंटे में आए हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हो गए हैं 92,000 से ज्यादा, और जो प्रोजेक्शन किया गया था कि 1 लाख से ऊपर एक्टिव केस अप्रैल के अंत तक होंगे, वो नौबत सामने है। लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है जो 1000 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर जो बन रहा है, और इसे भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश यूनिट है उसकी तरफ से तैयारी हो रही है। आने वाले 2-3 दिन में 100-150 बेड इसके तैयार भी हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। मकसद है कि जो घर जिनके छोटे हैं उनको अगर आइसोलेट होना है तो उनके लिए यहाँ पर एक रहने के लिए, आइसोलेट होकर रहने की गुंजाइश बनी रहे। हमारे साथ सुमित हैं। सुमित, ये जो आप लोग बना रहे हैं तो कब तक तैयार होगा और आप लोग किस इरादे से, आपका क्या मकसद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल और मध्य प्रदेश के द्वारा ये जो क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना करी जा रही, बनाया जा रहा है, उसके पीछे का मूल उद्देश्य है कि जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, और उन परिवारों का संक्रमण रोकने के लिए जिनके अपने घर में जगह नहीं। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जा रहा है गरीब, तो उसका परिवार भी संक्रमित ना हो, इसलिए पहले घर बचाओ फिर भोपाल बचाओ। घर बचाओ भोपाल बचाओ, तो ये इस इरादे के साथ। और यहाँ पर जो मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूं। 48 घंटे में भोपाल में 150 बिस्तर का ये कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर शुरू किया है, जिसमें 40 बिस्तर महिलाओं के लिए अलग से रखे गए हैं। ये निश्चित रूप से जहां एक और हमारे भोपाल शहर में सेवा देगा, सुविधा देगा, तो उसके साथ साथ समाज में एक अलग तरह का विश्वास भी पैदा होगा कि सेना केवल सीमा की रक्षा नहीं करती, देश में संकट होता है तो वो जनता के बीच जाकर भी उनका सहयोग करती है। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूं।
वहीं महाराष्ट्र में जारी ऑक्सीजन की किल्लत के बीच मुंबई को थोड़ी सी राहत मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन के 3 टैंकर मुंबई भेजे गए हैं। रिलायंस की तरफ से भेजे गए 3 टैंकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए मुंबई के कलम्बोली स्टेशन पहुंचे। 3 टैंकरों में 44 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। मुंबई में जिस तरह ऑक्सीजन की समस्या लगातार सामने आ रही है, ऐसे में मरीजों और अस्पतालों के लिए बड़ी राहत है। मुंबई करों के लिए बड़ी राहत मिली है कि रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से मुंबई करों के लिए करीब 44 टन ऑक्सीजन का ट्रेन अभी नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्थानक पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि 3 टैंकर में भरे हुए तब पूरे 44 टन ऑक्सीजन लेके तीनों टैंकर एक्सप्रेस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू कल शाम 5 बजे गुजरात के जामनगर इलाके से निकली है और आज करीब 860 किलोमीटर का पूरा जर्नी करके ये ट्रेन आज पनवेल के कलम्बोली में पहुंची है। अभी यहाँ से ये ट्रेन की जो टैंकर्स है ये नवी मुंबई के MIDC या फिर से पुणे के चाखंड में जहाँ पे प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ प्लांट पे जाएंगे। वहाँ से फिर छोटे जो बाटले रहते हैं उसमें ऑक्सीजन टैंक रहते हैं उसमें खाली किए जाएंगे और वहाँ से मुंबई हो या मुंबई सटे थाने इलाके में वहाँ के जो अस्पताल है वो अस्पताल में वो पहुँचाया जाएगा। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिलायंस के मुकेश अंबानी ने वादा किया था कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश को दिया जाएगा। ये 44 टन उसी वादे के के अंतर्गत है और साथ में ये भी कहा है कि और भी अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मदद की जाएगी। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से खास करके महाराष्ट्र सरकार ने खुद ने ये कहा था कि जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो महाराष्ट्र की इस मुसीबत की घड़ी में मदद करें, जिसके तहत रिलायंस ने सबसे पहले पहल की और रिलायंस ने महाराष्ट्र सरकार को न केवल कोविड सेंटर या उससे जुड़े सारी चीज़ें दी, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर ऑक्सीजन बनाया जाता है उन जगहों से ऑक्सीजन महाराष्ट्र को दिया जाएगा और उसी के तहत जामनगर से पहली खेप मुंबई और महाराष्ट्र के लिए आई है। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि यहां पर ऑक्सीजन निर्मित हो और उसके लिए आज सभी जिला अधिकारियों को एक सर्कुलर इशू किया गया और कहा गया है कि अपने यहाँ PSA प्लांट लगाएं जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू रूप से किया जा सके और ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कम किया जा सके। जी, और रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने सारी कंपनीज़ में आर सुरक्षा का ऐलान किया, यानी कि उनके सभी एम्प्लॉयज़ को 1 मई के बाद फ्री वैक्सीन उनके परिवार को भी कंपनी कराएगी और ऐसा वादा टाटाज़ ने भी किया है, इन्फोसिस ने भी किया है। अब वही कोरोना के हालात बिगड़ने के साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन भी लगातार मरीजों की मदद में जुटा हुआ है। इस मुश्किल दौर में रिलायंस फाउंडेशन महाराष्ट्र सरकार और BMC के साथ मिलकर कोरोना मरीजों की लगातार मदद कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में 875 बेड का इंतजाम किया है। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में 650 बेड वाला जो कोविड अस्पताल है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 नए ICU बेड भी बनाए हैं। साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद ट्राइडेंट होटल में भी 100 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में भी कोरोना के मरीजों के लिए 125 बेड हैं, जिसमें से 45 ICU बेड हैं। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक इन सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से जो बन रहा है वो किया जा रहा है। यही नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये वादा भी किया है कि उनके सभी एम्प्लॉयज़ को फ्री में वैक्सीनेशन किया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी। 1 मई को जैसे ही वैक्सीन की सप्लाई जो है सबके लिए खुल जाएगी। 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं, कई सारी कंपनीज़ ने अब ये बीड़ा खुद अपने पर उठाया है कि उनके एम्प्लॉयज़, उनके परिवार का वो इलाज करेंगे।